गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के हिंदी फर्स्ट में चैप्टर सेकंड के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर सेकंड का नाम है चील का घोंसला। इसके रचयिता हैं यानी इसको लिखने वाले हैं गंगादत्त शर्मा। इसमें गंगादत्त शर्मा अपने जीवन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, भैया 7वीं में पढ़ते थे और मैं 6ठी में पढ़ता था। वे मुझसे 2 साल बड़े थे, अतः मौका पड़ने पर वह अपने बड़ेपन का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते थे। यानी वो बड़े थे तो अपना बड़ापन दिखाते थे। कभी अपना बस्ता मेरे ऊपर लाद देते तो कभी अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट से महत्वपूर्ण मतलब कि इम्पोर्टेंट विषय पर कानाफूसी करते समय वहाँ से भगा देते। बाद में उस महत्वपूर्ण बात को बताते समय नखरे करते और छोटे मोटे काम करवाकर उसे बताने की कीमत वसूल किए बिना नहीं मानते थे। जेठ बैसाख की दोपहरी में मुझे अकेला सोता छोड़कर अपने दोस्तों के साथ कच्ची अमियाँ तोड़ने निकल जाना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। शिकायत करता तो मुझे घुड़क देते या मौका देखते तो बड़े प्यार के साथ समझाते, माली के देखने पर हम तो भाग भी जाते हैं, पर तू पकड़ा जाता तो सोच क्या होता। पर ऐसा वे तभी कहते जब उनका कोई काम अटका होता। आमतौर पर शिकायत का जवाब घुड़की से ही मिलता। जब कभी उन्हें मांझा सुतवाना होता या अम्मा से पैसे लेने की बात होती तो वे शहद से भी अधिक मीठे बन जाते। तब ऐसा स्नेह जताते जैसे राम ने भरत के प्रति भी नहीं जताया होगा, लेकिन मतलब निकलते ही वे कोए की तरह आंख बदल जाते। इस पर भी मैंने उनके पीछे छाया की तरह घूमता था। भाई से अधिक वे मित्र थे और मित्र से अधिक भाई। परंतु उनके एक व्यवहार ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं अगला पिछला सारा बदला चुका लिया। बात यह थी, हमारे घर का मुख पश्चिम की ओर था, मतलब कि वेस्ट। घर की बगल में मर्दों की बैठक थी। गर्मियों की दोपहरी में पिताजी खाना बनाकर थोड़ी देर अखबार देखते, फिर बैठक में जा लेटते। वहाँ अंधेरा भी था और ठंडक भी। हम चूँकि विद्यार्थी थे इसलिए हमारे दिन में सोना वर्जित था। इसका तो चलो कोई गम नहीं था, पर सोने के अलावा खेलना भी वर्जित था। और दोपहरी में सदुपयोग का केवल एक मार्ग हमारे लिए खुला था, पढ़ना, केवल पढ़ना। पिताजी जब तक अखबार पढ़ते रहते, हम दोनों भाई जमीन पर चटाई बिछाए अपनी पढ़ाई करते रहते। परंतु तब हमारा मन घर के सामने बनी के कूंजों की जंगली फूलों पर मंडराते भौरों की तरह चक्कर काटता। करील के वृक्षों पर लगे लाल पीचू और डंगूर के पेड़ों पर लगे रसीले सफ़ेद लाल पीलू हमारी आंख में तैरते रहते। उन बनी के हजारों पेड़ों से हमारा इतना निकट का परिचय हो गया था जितना कि वन विभाग के कर्मचारियों का भी न रहा होगा। पहाड़ से दोपहरी को काटने का तथा इतने लंबे वक्त का सदुपयोग करने का एक ही उपाय हमारे सामने था, वन भ्रमण, मतलब कि जंगल की सैर करना। अखबार पढ़ते पढ़ते पिताजी की आंखों में झूलती हुई नींद का आभास पाते ही हमारा हृदय प्रसन्नता से धड़कने लगता। पिताजी की दिनचर्या बड़ी नियमित थी। दिनचर्या मतलब टाइम टेबल, नियमित माने फिक्स। वे समय पर खाना खाते, समय पर ही सोते और समय पर ही जागते थे। उनकी दिनचर्या घड़ी को भी मात करती थी। इसका लाभ उठाकर हम दोपहरी में खूब खेलकर उनके जगने से पहले ही बैठक में या चरखा काटती हुई दादी के पास अपनी किताबें कापियाँ फैलाकर बैठ जाते। पिताजी थोड़ी देर में ओम कहते कहते आते और हमें पढ़ता देख उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक आ जाती। निसंदेह हम ऐसे परिश्रमी पुत्रों पर किस पिता को गर्व न होगा। फिर भी वह सहज करुणा के भर उठते और अपने हाथ से कभी ठंडाई, कभी शरबत, कभी सत्तू बनाकर हमें पिलाते और कहते, जाओ खेलो। उनकी दृष्टि में खेलना भी पढ़ने से कम न था, पर केवल शाम के समय को ही वे खेलने कर उपयुक्त समय मानते थे। हमारे घर के सामने बनी में पीपली का एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। हम उस पर बंदरों की तरह चढ़ जाते और खेलते रहते। हमने पीपली की जड़ में बने बिल में रहने वाले एक सांप को मारा तो था हमारे बड़े भैया जी ने, पर उसका पता मैंने ही लगाया था और पीपली की टहनी पर चढ़कर मैंने ही ढेला फेंका उसे सामने खुले में भागने पर विवश कर दिया था। तब से पीपली से हमारा परिचय और भी बढ़ गया था। जब होली के बाद पीपली की सबसे ऊंची टहनी पर एक चील ने घोंसला बनाकर दोपहरी में चीखना शुरू कर दिया तो हमें लगा कि उसने बिना हमारी आज्ञा के पीपली पर घर बनाकर दंडनीय अपराध किया है। पर भैया ने अपनी 2 वर्षों से अधिक अनुभव के आधार पर जो बात सामने रखी उसे सुनकर मैं उछल पड़ा। भैया की योजना के अनुसार पिताजी के सोते ही हम दोनों पीपली के नीचे पहुंचे। हाथ से एक छोटी सी बैंत लेकर मैं पीपली पर चढ़ गया। कोई 15 मिनट बाद में चील के घोंसले वाली टहनी के नीचे था। संभवतः चील ने अपने घोंसले की निधि
पर दिन दहाड़े डाका मारने डालने वाले दुस्साहसी चोर को देख लिया था। उसने पीपली के ऊपर एक चक्कर लगाया और मेरे सिर पर झपटा मारा। नीचे से भैया के सावधान करने पर मैंने बैच चलाई। चील चीखती हुई उड़ गई। पीपली के नीचे से देखते हुए घोंसले वाली टहनी पर पहुंचना जितना सुगम दिखाई देता था, ऊपर पहुंचने पर वह उतना ही कठिन निकला। असल बात तो यह थी कि मैंने इतनी ऊंचाई पर तक चढ़ने की कल्पना ही नहीं की थी। भैया के अगले आदेश के लिए जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा, मुझे चक्कर आ गया। लगा पाताल में झांक रहा हूँ। भैया ने चिल्लाकर आदेश दिया, छड़ी से घोंसला गिरा दो। ध्यान रखना कि घोंसले में रखा हार या नथ पत्तों में न उलझ जाए। मुझसे अब रहा ने गया। अब मुझे अब न हार का लोभ था न नथ का। मेरे पैर कांप रहे थे। एक हाथ से एक टहनी पकड़ के मैं बोला, तुम्हें घोंसले की पड़ी, यहाँ खड़े रहना भी कठिन लग रहा है। यह कहकर मैंने छड़ी नीचे गिरा दी। अब तो भैया बहुत बिगड़े और वहीं खड़े खड़े बकने लगे, आ तू नीचे, तेरी टांग ही न तोड़ी तो मेरा नाम नहीं। मैंने भी क्रोध में भरकर जवाब दिया, देखता हूँ किसकी टांग टूटती है, मेरी या तुम्हारी। हवा से सरसराती हुई मेरी पैनी नजर ने से पिताजी की नींद उचट गई। वे गरजे, क्या है बे? भैया चौकन्ने तो थे ही। पिताजी के शब्द कानों पढ़ने थे कि फिर उन्होंने यहाँ से 9-2-11 होने में ये अपना कल्याण समझा। 9-2-11 यहाँ पे एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। पेड़ पर चढ़ना भले ही आसान हो, उतरना सबसे अधिक कठिन, उससे कहीं अधिक कठिन होता है। मैं एक एक पग राम राम करके नीचे रख रहा था। जब नीचे की टहनी पर आया और धरती की ओर देखा तो भैया को गायब पाया। आवाज़ दी, भैया। पर भैया क्या यहाँ थे जो सुनते? मैंने समझा तंग करने के लिए कहीं छिप गए हैं। मैं नीचे उतरने लगा, पर अभी दिल्ली दूर थी। मैं नीचे उतर कर एक टहनी पर खड़ा होकर देखने लगा कि अभी कितना उतरना और शेष है। लगा कि अभी तो चौथाई मात्रा भी समाप्त नहीं हुई है। मेरे पैरों के नीचे की अगली टहनी कहीं कुछ अधिक दूर दिखाई दी तो साहस बटोरने के लिए जोर से नारा लगाया, जय बजरंग बली। मूर्खता मेरी। इस बीच मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मेरी आवाज़ पिताजी के कानों में भी पहुंच सकती है। जय बजरंग बली का जवाब दिया पिताजी ने। शाबाश। सुनाता ऐसा लगा कि मानो मुझे काठ मार गया हो। अब भैया के गायब होने के रहस्य समझ में आया। आगे आगे पिताजी, पीछे पीछे भैया। भैया पर इतना क्रोध आया कि मैं पिताजी की मार के डर को भूल गया। भैया के पीपली के पास आने पर मैंने उन्हें जलती नज़रों से देखा। वे मेरे और देखने से कतरा रहे थे। पिताजी पीपली के नीचे आए। जब तक मैं वहीं लटका रहा, मेरे पैर जैसे उसी टहनी से चिपक गए थे। पिताजी ने ऊपर की ओर देखा और बोले, कहो बेटा, हार मिला या नथ? उनका स्वर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म था। जवाब देना जरूरी था, जी। मैं वहाँ तक पहुँच ही न सका। क्यों? गिरने से डर गए थे क्या? जी। मैं उससे नीचे वाली टहनी तक तो पहुँच गया, परंतु पैर कांपने लग गए। तो क्या दोबारा जाने का इरादा है? इस बार स्वर जरा बदला हुआ था। जी नहीं, मुझसे तो उतरा ही नहीं जाता। अब पिताजी मेरी मजबूरी समझ गए। उन्होंने कहा, एक पैर तने पर टिकाओ, दूसरा लटकाओ। जब वह तने पर टिक जाए तो एक हाथ से नीचे का हिस्सा पकड़ लो, ऐसे धीरे धीरे उतर जाओ। काफ़ी परिश्रम के बाद मैं नीचे उतरा। पिताजी ने मुझे पेड़ के तने से ही गोदी में उठा लिया, खूब प्यार किया। बोले, यह तूने क्या सूझी? किसने बताया था कि चील के घोंसले में हार या नथ होती है? उत्तर देने पर पहले मैंने भैया की ओर देखा। उसकी आंखों में धमकी भी थी और प्रार्थना भी, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की। जवाब दिया भैया ने। यहाँ किसके साथ आया? भैया के। पिताजी ने दोहराया। जी, भैया ने ही मुझे ऊपर चढ़ाया था। जब मैं नीचे उतरने लगा तो मुझे धमकी दी कि नीचे उतरा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्यों जी? संकेत भैया की ओर था। जी, यह झूठ बोलता है। मैं तो दादी के पास बैठा सवाल निकाल रहा था। यह पता नहीं कब चला गया। अब नीचे नहीं उतरा तो भैया भैया पुकारने लगा। भैया ने कितनी सरलता से अपनी सफाई दी। मैं दंग रह गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर एक कहावत है वाली कहावत प्रत्यक्ष होती दिख रही थी। पिताजी चक्कर में पड़े, परंतु वे प्रत्यक्ष में विश्वास करते थे। उनकी नज़रों में मैं झूठा था। सो कसकर एक चाटा मेरे गाल पर पड़ा तो आंखों के सामने बिजलियां कौद आईं। तभी मेरी नज़र भैया के जूतों पर पड़ी। एक हाथ में गाल सहलाता हुआ, डबडबाए नेत्रों से पीपली की जड़ में विराजमान, जूतों की युगल जोड़ी की ओर संकेत करता हुआ बोला, और ये शायद मेरे में फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जूतों की ओर संकेत किया ही था कि भैया का चेहरा पड़ गया। पिताजी भाग गए। भैया की ओर जलती आंखों से देखा तो भैया संभावित चांटे की कल्पना करके दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाते हुए खड़े हो गए। पिताजी को अब
और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रही। भैया पर इतनी मार पड़ी कि इसका जिक्र करना बेकार है। मैंने उनकी अगली पिछली कलाई सब खोल दी। दादी ने और अम्मा ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, वह भी उनसे तंग आ चुकी थी। उनके बाद मैंने भैया के पीछे पीछे घूमना छोड़ दिया। हाँ, जब कभी उनकी हाथ खुजलाने लगते तो मैं कह उठता, चील का घोंसला। सुनकर उनका उठा हुआ हाथ वहीं रुक जाता।